डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम एक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 9th एंड क्लास 10 की एनसीईआरटी कवर करेंगे। एंड मेरी कोशिश रहेगी हैंड रिटन नोट्स के थ्रू एंड पार्ट वाइज आपकी केमिस्ट्री कवर की जाए, जिससे कि आपको हेल्प मिले आपके एग्ज़ाम में। एंड यस, आई विल ऑल्सो ट्राई टू कवर स्टैटिक पोर्शन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अभी इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले जो भी आप अपने सराउंडिंग में देख पा रहे हो, जो भी आप चीजें देखते हो, सेंस कर पाते हो, सो वो जो चीज है वो किस चीज से बनी है, उसके अंदर क्या है और उसके प्रॉपर्टीज क्या है, इस सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले। सो बेसिकली इज मेड अप ऑफ मटेरियल, और उस मटेरियल को हम कहते हैं मैटर। मतलब एनीथिंग, जो भी आप कुछ देख पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, और उस चीज का स्पेस हो और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो। डिपेंड नहीं करता है वो चीज भारी है या हल्की है, बस उसके पास कुछ ना कुछ मास हो और उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है इस यूनिवर्स में, उसे हम कहेंगे कि वो मैटर है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं पेंसिल। अभी मैंने यहाँ पे पेंसिल रखी है, अभी पेंसिल ने शीट पे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, तो फिर इस मैटर को हम कहेंगे कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीज है, इसी चीज को हम मैटर बोलेंगे। ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या था कि जो भी अपने एंशियंट फिलोसोफर थे, उन्होंने ये जो पंच तत्व दिए थे, एयर, अर्थ, स्काई, फायर और वाटर, उनका कहना था कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज बनी है, जो भी मैटर बना है, वो इन 5 चीजों से मिलकर बना है। बट अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे या फिर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो अभी हम वो देखने वाले हैं। सो चलो फिजिकल नेचर के बारे में देखते हैं मैटर के। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कौन सी भी एक चीज जो कि मटेरियल से बने रहती है, उस चीज को हम मैटर बोलते हैं। तो फिर मैटर विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स है इनकी साइज इतनी छोटी रहती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे रहते हैं। तो फिर अभी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। अगर मैं पेंसिल लूँ, अगर आप इसे शार्प करोगे तो आप देखोगे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे, तो उसी पार्टिकल से ये सब अपनी पेंसिल बनी है। तो फिर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, और उसी स्पेस और उसी गैप को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एंड थर्ड वन है, अभी जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहते हैं, और वही फोर्स उनको हेल्प करता है बांध के रखने के लिए, और वही फोर्स इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। अगर अभी मैं इस पेंसिल को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो फिर ये नहीं ब्रेक होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा अच्छा वाला स्ट्रॉन्ग फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में। नाउ मैं आपको एक काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने यहाँ पे जो चीज लिखी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, या फिर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक ऑफ पार्टिकल। इस चीज को समझने के लिए पहले आपको काइनेटिक एनर्जी समझनी पड़ेगी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी पोजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में हो तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, उसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर मैं गन से फायर करता हूँ तो फिर वो चीज स्पीड से आगे जाएगी, वो एक मोशन में आ जाएगी, तो फिर उसी मोशन को हम बोलेंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी में आ गई है, या फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर वो डिपेंड करते है उसकी स्पीड पे। वो कैसे? अभी अगर आप देखोगे, अगर कोई एथलेटिक है वो भाग रहा है, या फिर और दूसरी तरफ से किसी ने गन से बुलेट फायर की है, तो आप देखोगे कि बुलेट की स्पीड रहेगी ऑब्वियसली एथलेटिक से ज्यादा रहेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी बुलेट की, वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू एथलेटिक, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड, राइट नाउ। तो फिर यहाँ पे मैंने वही लिखा है, अगर मैं उससे पहले अगर मैं एक बिकर ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे बर्नर है, और इसमें अगर कुछ भी मैटर हो और उसके कुछ पार्टिकल्स है, अगर मैं इसको हिट करूंगा तो क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स है ये आपस में, या इनकी अगर मूवमेंट आपस में बढ़ जाएगी। और मैं अगर कह दूँ, अगर कोई एक रूम में उसकी कैपेसिटी 20 या 30 स्टूडेंट की है, लेकिन अगर मैं उसको 50 और 60 स्टूडेंट उसमें बैठा दूँ, आफ्टर 5-10 मिनट क्या होगा? सफोकेशन होने लगेगा और आप मूवमेंट करने लगोगे, बहुत जल्द से, बहुत हड़बड़े में आप मूवमेंट करने लगोगे। वैसे सेम होता है, इन पार्टिकल को जब हीट मिल जाती है तो इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है और इनकी स्पीड ऑफ मूवमेंट बढ़ जाती है।
और मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ मोशन में आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो फिर इसी चीज़ को मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, राइट। मीन्स टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कहा था कि अपने जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, राइट। मतलब और वो जो मूवमेंट है वो किस चीज़ से बढ़ेगी, अगर मैं उसे टेम्परेचर दूंगा वो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी और उसी चीज़ से उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। और जितनी मूवमेंट बढ़ेगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब वो भी मोशन में आ रहे, और जितनी स्पीड में वो मोशन में आ रहेगी उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगी। यह मैंने ये एक्सप्लेन किया है। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफ्यूजन क्या रहता है। डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। आपने देखा होगा, अगर आप रूम में एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हो तो फिर वो एयर फ्रेशनर की स्मेल हर तरफ फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल से एयर फ्रेशनर से निकले हुए वो बाहर के एटमोसफेयर में मिक्स हो जाती है, और उसी मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अभी वो भी डिफ्यूजन डिपेंड करती है उसके काइनेटिक एनर्जी पे और टेम्परेचर पे। वो कैसे? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फिर अभी देखो, जितनी ज़्यादा वो मूवमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा वो मूव करेंगे, उतनी ज़्यादा स्पीड से वो इंटरमिक्स होंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ऑब्वियसली